अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इक़रा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो सर ब्लॉग का आगाज करने की पहले बात करेंगे कौमी हुकूमत को लेकर। तो सर क्या कौमी हुकूमत बनने जा रही है? और अगर ये बन जाती है तो क्या ये चल पाएगी? असल सवाल तो यही है। मुझे नहीं लगता कोई कौमी हुकूमत का कोई इम्कान है। आप कौमी हुकूमत किसको कहेंगे? देखिए, कुछ सियासी जमातें तो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। मतलब आप समझें कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और ये सब जमातें जो हैं, और दूसरी मुस्लिम लीग, काफ, AP, वो अलीम खान वाली पार्टी, कुछ जमातें तो मतलब काफी सारी जमातें तो हुकूमत में मौजूद हैं। कौन सी जमातें हुकूमत में मौजूद नहीं हैं जिनके आने से कौमी हुकूमत बन जाएगी? अगर पार्लियामेंट की बात करूं तो फजल रहमान साहब मौजूद नहीं है और PTI मौजूद नहीं है। क्या वो हुकूमत में आ जाएंगे तो कौमी हुकूमत बन जाएगी? मुझे नहीं लगता PTI को वफाकी हुकूमत में आने का कोई चांस है और या कोई इम्कान है। फजल रहमान साहब को ऑफर थी, वो खुद नहीं आए। मुझे कौमी हुकूमत का कोई चांस नजर नहीं आता। PTI को किसी PTI और नून लीग का इत्तेहाद आग और पानी का इत्तेहाद है, हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये कौमी हुकूमत की सब खबरें झूठ पर मबनी हैं, क्यासराई पर मबनी हैं। और ये सिर्फ जो है, आप इसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग कह सकते हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीटीआई को लेकर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो जो हिकमत अमली है वो उनको बंद गली की तरफ ले गई है? जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि उन्हीं से बात करेंगे कि जिनके पास असल ताकत है। तो सर जमहूरियत का रास्ता अपनाया क्यों नहीं जा रहा? देखिए, अगर वो ये चाहते हैं कि वो जिनके पास ताकत है उनसे बात करेंगे तो फिर उनको गालियां ना निकालें। देखिए ना, हम ये मान लेते हैं कि वो उनका ये मौकफ अगर दुरुस्त हो कि वो सिर्फ बात करना चाहते हैं जिनसे उन जिनके पास ताकत है, वो फौज से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो फौज को गालियां भी निकालते हैं। अब ये तो मुझे नहीं नजर आता कि आप गालियां भी निकालें और बातचीत भी हो जाए। अभी ये पीछे कैप्टन ईमान वो जो दुरानी वाला मामला है, जिस पर PTI ने इतनी ट्रोलिंग की है, उसके बाद क्या बातचीत हो सकती है? मतलब ये भी तो, आ- अगर मैं उनकी ये बात मान लूं कि वो सिर्फ पिंडी से बात करना चाहते हैं, तो क्या पिंडी से बातचीत के लिए उन्होंने कोई ऐसे CBMs किए हैं कि उनके पिंडी से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं? ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर ऐसा कुछ करें तो हमें नजर आए। लिहाजा लगता है वो कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते। मतलब आप जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं उसको गालियां तो नहीं निकालते, उसकी ट्रोलिंग तो नहीं करते, उससे तो अच्छे तल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं कि वो रोजाना उनका सोशल मीडिया फौज को गालियां निकालता है, फौज के खिलाफ मुहिम चलाता है, तो फिर ये मौकफ क्या है कि हम सिर्फ फौज से बात करेंगे? टेक्निकली मुझे लगता है PTI किसी से बात करना ही नहीं चाहती, उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है मुज़ाकरात की। वो गालियां और मुज़ाकरात साथ साथ चलाना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता। सर एक और सवाल, बात करेंगे एहतजाज की। तो पीटीआई तो जो है वो ग्रुप्स में नजर आती है, साफ पता लगता है कि ग्रुप्स बने हुए हैं। और ये पीटीआई जो है वो ग्रुपिंग का शिकार हुई हुई है। लेकिन जब एहतजाज की बात की जाती है तो फिर आपको क्या लगता है कि ये एहतजाज कर पाएंगे? और दूसरी बात ये कि क्या आने वाले दिनों में अपोजिशन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, वाकई वो आपस में मुतहिद नहीं है, लड़ाई है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी है। लेकिन ना, उन्होंने सबसे कमजोर आदमी को अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया है, जिसको कोई चेयरमैन नहीं मानता। वो कोई ताकतवर आदमी को अपनी जगह चेयरमैन बनाने को इसलिए तैयार नहीं थी कि उन्हें डर था कि मेरी जगह ले लेगा। लिहाजा उन्होंने सबसे कमजोर आदमी को, जिसका कोई पार्टी में वजूद नहीं है, जिसके साथ पार्टी में दूसरा बंदा नहीं है, उसको चेयरमैन बनाया हुआ है। और वो चेयरमैन भी इसीलिए है कि उसके साथ कोई नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कमजोर लोगों को पार्टी ओहदे दिए गए हैं। अब सलमान अकरम राजा आप देख लें, वो भी एक कमजोर चॉइस है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल ऐसे हैं जिनके साथ दूसरा बंदा नहीं है। तो फिर एहतजाजी तहरीक क्या चलनी है? लिहाजा मुझे कोई एहतजाजी तहरीक वाकई नजर नहीं आती। लेकिन अगर आपने तहरीक चलानी है तो आपके उन्हें मजबूत सियासी लोग आगे लाने पड़ेंगे, जो अभी आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी कमजोर सियासी क्यादत एक कमजोर एहतजाजी तहरीक चला सकती है। और जो कमजोर सियासी क्यादत है, उस उससे आप मजबूत और किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक की तवक्को नहीं रख सकते। सर एक और सवाल, क्या पीटीआई की एहतजाज की जो कॉल है, जो
जी है वो इस दफा वो उनको कामयाब बना पाएंगे, या हमेशा की तरह जो कॉल दी जाती है वो मिस कॉल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगा शो? जी पहले भी नाकाम रही। पहले देखें, डी चौक जब 2 दफा आए हैं तब उन्होंने एक माहौल तो बनाया है। ये ठीक है कि गंडापुर डी चौक से आने से पहले चाइना चौक से फरार हो गए थे, या 26 नवंबर को वो ऑपरेशन हो गया था, लेकिन एक दफा पीटीआई ने माहौल तो बनाया था इस्लामाबाद डी चौक आने का। अगर गंडापुर ना भागते और डी चौक तक पहुंचते तो और बात थी। 26 नवंबर को बुशरा बीबी ना भागती या वो ऑपरेशन ना होता तो और बात थी। लेकिन उसके अलावा तो तहरीक में कहीं कोई जान नजर नहीं आती है। तो अब तो उन्होंने डी चौक आना ही नहीं है, लिहाजा अब मुझे जो पता लगा वो ये है कि वो कहना चाहते हैं कि घरों से बाहर निकलकर 2 घंटे खड़े रहें, मोबाइल मोबाइल की बत्तियां ऑन करें छत पे चढ़ के। तो इस तरह से तो हुकूमतें घर नहीं जाती हैं, अगर उन्होंने हुकूमत को घर भेजने के लिए तहरीक चलानी है तो। तो सर बात करेंगे खान साहब की रिहाई को लेकर, तो क्या वाकई खान साहब की रिहाई के लिए मीटिंग शुरू हो चुकी है? और आपको क्या लगता है कि ये बात सच है कि खान साहब की जो रिहाई है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा अहम है पीटीआई वालों की? जी पीटीआई के लिए इमरान खान पाकिस्तान से ज्यादा अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखें ना जी, वो जब कहते हैं कि रेमिटेंसेस बंद की जाएं, तरसीलात, तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो आईएमएफ की डील तोड़ने की बात करते हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो इस तरह के काम करते हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए, तो ये बात साबित होती है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा अहम है। और ये चीज तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती है, उनके हक में नहीं जाती है। वो जो मुल्क के दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो समझते हैं कि इनके लिए मुल्क कोई अहम नहीं रखता, इमरान खान सब कुछ है। और खान जो है वो मुल्क से इन्होंने लार्जर देन लाइफ बना दिया हुआ है, लिहाजा इसका सिस्टम चलता नजर नहीं आता। मुझे लगता है ये पॉलिसी बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हुई है और इसने पीटीआई की रियल स्टेक होल्डर्स के सामने साख को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो सर आज इस्लामाबाद में न्याज दी गई और फिर लिखवाया गया कि खुसूसी तौर पर न्याज जो है वो मरीम नवाज साहिबा की जानिब से दी गई है, तो क्या ये खुसूसी न्याज अवाम के टैक्स के पैसों से नहीं बनवाई गई? अगर कोई सबील लगाई गई है, कोई न्याज बांटी गई है जुलूस में, आपको पता है गवर्नमेंट सबीलें भी लगाती है। अब ये दो राय हैं, कुछ लोगों का राय है कि जी हुक्मरानों को अपना नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी राय ये है कि जब बुरे काम के हुक्मरान जिम्मेदार हैं, अगर फर्ज कर लें कहीं कोई बुरा वाकया हो जाता है, मतलब सवात में लोग मर गए हैं, तो उसके जिम्मेदार हम गंडापुर को ठहरा रहे हैं। कराची में इमारत गिर गई है, हम उसके जिम्मेदार मुराद अली शाह को गिरा रहे हैं। पाकपतन में बच्चे मर गए हैं, उसकी जिम्मेदार हम मरियम नवाज को ठहराते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। अगर बुरे काम की हुकूमत जिम्मेदार है तो अच्छे काम का क्रेडिट लेने से हम रोक दें कि भाई आप अच्छे काम का क्रेडिट ना लें, सिर्फ बुरे काम की जिम्मेदारी उठाएं। ये तो कोई अंदाजे हुक्मरानी नहीं होगा। या तो आप ये कहें कि जी हुक्मरान बुरे काम के भी जिम्मेदार नहीं, अच्छे काम के भी जिम्मेदार नहीं, फिर हम कहेंगे वो हुकूमत ही क्यों करती हैं, हुकूमत किस काम के लिए। जब वो हुक्मरान है तो वो अच्छे काम के भी जिम्मेदार हैं, बुरे काम के भी जिम्मेदार हैं। कहीं अगर दवाई नहीं मिल रही तो उसकी जिम्मेदार भी तो मरियम नवाज है। कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं बारिश का पानी खड़ा है, कहीं बिल्डिंग गिर गई है, कहीं कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदार भी मरियम नवाज है। ये बहस ही बहुत फजूल है। मैं समझता हूँ जो हुक्मरान है उन्हें अच्छे काम का क्रेडिट लेने का हक होना चाहिए और बुरे काम पर उनको जवाबदेह ठहराना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ बहस शुरू हो गई है ना कि जी वो अच्छे काम का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, भाई वो क्रेडिट नहीं लेंगे तो वो हुक्मरान क्यों है? अच्छे काम का क्रेडिट लेना उनका काम है। तो इसलिए मैं इस बहस को बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव समझता हूँ। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहाफी हसन अयूब साहिब ने अपने एक्स अकाउंट सरदार तनवीर इलियास साहब की जानिब से दिए गए एक इंटरव्यू की पोस्ट शेयर की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब फोन पर 15-20 करोड़ रुपए मांग लेते थे, और तनवीर इलियास साहिब ने अभी चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, फिर उन्हें ये सारी बातें अब क्यों याद आ रही हैं कि वो फोन पर इतने पैसे मांग लेते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते, तो क्या पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही उनको सारी बातें याद आनी थी? अब जब वो इमरान खान के साथ थे तब तो नहीं बता सकते थे ना, इमरान खान को छोड़कर ही बताना था, फिर वो तौहीन अदालत में भी फंसे हुए थे। मेरे ख्याल में सरदार तनवीर इलियास या इन जैसे जितने लोगों ने इमरान खान को अगर कोई पैसे दिए हैं तो इन्हें अदालत में जाकर इमरान खान पर केस करना चाहिए, इंटरव्यूज नहीं देने चाहिए, अदालत में केस करना चाहिए। अगर तो वाकई सरदार तनवीर इलियास ने इमरान खान को कोई पैसे दिए हैं तो वो जाके रिकवरी सूट कर लें, अदालत में केस करें ताकि कोई बात साबित भी हो। इंटरव्यूज देने से मेरा ख्याल है बात नहीं बनेगी।
तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुजम्मिल सोवैदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मेंशन है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर लम्हा अपडेटेड रह सके। अल्लाह निगहबान।